जी, डैश वैलिडिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन अ मेजर एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। यहाँ बात कर रहा है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हों तो हमने मेजर किया है या जो कोई एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक। अच्छा, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है ना, बेसिकली इसको हम ना, ये बाकी वैलिडिटी से थोड़ी हटकी है, ठीक है। यानी कंकरेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, उन सारी वैलिडिटी से कुछ ही हटके है। अब इसके अंदर होता है कि हम सम टाइम जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं उसके मुतालिक भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके मुतालिक भी गुफ्तगू कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर हम कुछ चीजों का आपस में कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। अब देखें, इस तरह माइक लगा है, आवाज नहीं आई, मतलब जिस चीज से मैं स्टार्ट करता हूँ ना, उसमें आवाज कम होती है, और उसको मैं हटाता हूँ तो फिर आवाज ठीक हो जाती है। माइक हटाऊंगा तो अब आवाज ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, उतार दिया माइक। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो, इसके अंदर हम दो चीजों का आपस में, वो प्रेडिक्टिव और कंकरेंट वैलिडिटी की बात नहीं हो रही, उस तरह नहीं है। बस एक स्टैंडर्ड चीज जो है, मैंने कोई एक काम किया है, उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं। और इसके अंदर ज्यादा जहां पे सवाल के अंदर कुछ बिहेवियर की बात आए ना, यहाँ तो बिहेवियर नहीं है बरल, जहां बिहेवियर की बात आए, कोई ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स की बात आए, कोई ऑनेस्टी की बात आ गई है सवाल में, कोई इसी तरह ना, मतलब कोई ट्रेट की, कोई आदत हैबिट की बात आए, उसमें आपने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की तरफ जाना होता है, ठीक है। इसकी मैंने थोड़ी डिटेल मजीद लिखी थी। ये वाला सवाल मेरे लिए भी नया था कि हम जो है ना, मैंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पढ़ा था, तो यहाँ पे जो है ना वो हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो फिर बहरहाल मैंने इसको सर्च किया तो मुझे जो मिला वो यही मिला कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इसका आंसर है। एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द थ्योरेटिकल, जो मैं अब कर रहा हूँ, जो मैंने काम कर किया है, वो जो क्राइटेरियन वैलिडिटी की तरह ही भी ये बन रही है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है, ये किसी तरह क्राइटेरियन की तरह ही निकल रहा है। कहता है कि जो थ्योरी है ना, वो आपका जो आंसर है वो थ्योरी के साथ मैच करना चाहिए। यानी कोई न्यूटन ने कोई ग्रेविटेशन की कोई वैल्यू निकाली है, अब मैं उस तरह काम करूं तो मुझे भी उसी तरह के रिजल्ट मिलने चाहिए। इस तरह करके स्टैंडर्ड चीज के साथ जो हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। बाकी ये ट्रेड की बात जो है ना वो इसके अंदर होती है। द एक्सटेंट टू विच टेस्ट मैयर वट इट परपोर्ट्स टू मैयर। परपोर्ट्स का मतलब होता है क्लेम टू मैयर, ठीक है। वट इट क्लेम टू मैयर, ये वैलिडिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। एक्सटेंट टू विच मैयर वट वी सपोज टू मैयर, वट वी क्लेम टू मैयर, वट वी इंटेंडेड टू मैयर, ठीक है। ये सारी बातें, यानी वही चीज मैयर की जाए जो हम मैयर करना चाहते हैं, तो ये वैलिडिटी होता है। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग अ स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वो प्रोसेस जिसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को असेस किया जाता है, उसकी वीकनेस को, एंड लर्निंग नीड टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्लान इज नोन एज। अब असेस की बात आई है, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल असेस के अंदर, अब जब असेस है तो असेसमेंट ही आएगा, हम असेस कर रहे हैं ना। बाकी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनकी लर्निंग नीड, ये सारी चीजें, तो असेसमेंट है तो इंडिविजुअल असेसमेंट की तरफ आएंगे हम। At the dash level of measurement, values can be placed into categories that are rank order, के वैल्यूज इस तरह प्लेस की गई हैं। एक तो उनकी कैटेगरी भी बनाई हुई है, कैटेगोरिकली भी हैं, और रैंक ऑर्डर भी हैं। यानी कैटेगरी होती है हमारे पास नॉमिनल, और रैंक क्या होता है हमारे पास दूसरा, जिसमें अंदर चीजों को अलोंग, यानी सच एज फॉर्म फ्रॉम हाई टू लो, ऊपर से नीचे। तो जहां दो क्वालिटी जिसके अंदर आ जाए वो ऑर्डिनल होता है, यानी उसके अंदर पिछले की क्वालिटी नॉमिनल की भी होंगी, और ऑर्डिनल की उसके अंदर क्या आ गया कि तरतीब भी उसकी लगी हुई है, हाई टू लो उसका ऑर्डर भी है। The relationship between and among the values in a set is referred to as, दो चीजों का रिलेशनशिप आपस में उन वैल्यूज का, तो ये हम नंबर एंड ऑर्डर, नंबर, अच्छा, दो चीजों रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वैल्यू
इन अ सेट, दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं, उसकी वैल्यूज को देख रहे हैं, तो ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होगा कि किस लेवल के ऊपर उसकी मेजरमेंट है, कहां तक उसकी मेजरमेंट जो है वो पाई जा रही है। डैश प्रोवाइड a systematic process for categorizing and quantifying। अब कीवर्ड क्या मिला है, क्वांटिफाई। तो क्वांटिफाई किस में हम करते हैं, मेजरमेंट में करते हैं। तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं है, इसी में आ जाए, बाकी बदल पढ़ लिया करें। दैट वी ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट, ये क्वांटिफाई किया है हमने वैल्यूज को, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो हमने डाटा लिया है, उस सबको क्वांटिफाई करना, कैटेगराइज करना, ये मेजरमेंट के अंदर आएगा। टू बी इफेक्टिव डैश नीड टू बी समथिंग टू विच द चिल्ड्रन एस्पायर एंड वांट। बच्चे क्या चीज चाहते हैं, टू बी इफेक्टिव डैश किस चीज से क्या होगा, समथिंग टू विच द चिल्ड्रन एस्पायर, जिससे बच्चे एस्पायर होंगे और वो जो है वो क्या होंगे, वो चाहेंगे उसको, तो वो रिवार्ड होगा। ठीक है, बच्चे रूल्स नहीं चाहते, बच्चे इंस्ट्रक्शन नहीं चाहते कि हमें पढ़ाया जाए, बल्कि बच्चे चाहते हैं कि हमें रिवार्ड दिया जाए उनको, तो उससे वो काम करेंगे। डैश हेल्प टू मिनिमाइज बिहेवियर चैलेंजेस इन द क्लासरूम। कौन सी चीज है जो, कौन है जो बिहेवियरल चैलेंजेस को क्लास में कम करेगा। आर की इन अ वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर एक उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको वेल मैनेज करना, उसके अंदर जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना, तो ये सारा कुछ कौन कर रहा होगा, ये टीचर कर रहा होगा, ये उस्ताद करेगा। ठीक है, उस्ताद क्लासरूम के माहौल को बेहतर करेगा, वो क्लासरूम के जो मिनिमम जो चैलेंजिंग बिहेवियर है उसको कम करेगा, वहां पे उसको वेल मैनेज करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ये तला किसी कोई कंप्लेन लेके आया है, कहता है पता नहीं क्या खोल दो, तला क्या खोल दो, क्या खोल दो, काम दूं, मसरूफ है मोबाइल। अच्छा, डैश रूल्स क्रिएट क्लियर, रूल्स जो हैं ये रूटीन वाला, चलें उसको अगर हो सके तो मुझे बताइएगा कि कौन सा सवाल नंबर था, तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर टीचर ही है। रूल्स क्रिएट क्लियर, रूल्स जो हैं वो करते हैं क्रिएट क्लियर डैश फॉर द चिल्ड्रन एंड नीड टू डिफाइन व्हाट एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज। रूल जब बना दिए जाएं कहीं पे, तो रूल जब बन जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमें क्या पता होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इस सवाल इस तरह का मैंने एक करवाया हुआ है, सारे आंसर गलत दे रहे हैं, इन दोनों से निकल भी जाओ, ए और बी से, सी आंसर ठीक है। मैंने बताया था कि जब जहाँ रूल्स होते हैं ना, तो वहां हमें पता होता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा, यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यहाँ किस तरह की सिचुएशन चीजें अराइज होंगी, क्या एक्सेप्ट, यानी रूल्स जहाँ बने होंगे वहां एक्सपेक्टेड क्लियर एक्सपेक्टेशन होंगी कि यहाँ हमारे पास ये होने वाला। इस तरह का एक सवाल पहले गुजरा था, क्या ये पेपर में आया हुआ सवाल है ना, तो वो वाला। Dash management is defined as those events and procedures involved in the decision to initiate a specific activity for an individual student। किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी होना, और वो प्रॉपर जो है वो प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो इंस्ट्रक्शनल है। इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज दूज इवेंट। इन इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से हम इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, किसी इंडिविजुअल को हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसको बेहतर कर रहे हैं, तो क्लासरूम को नहीं कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को कर रहे हैं। Dash is defined as the practice of teaching others to obey rules or norms by using punishment to correct unwanted behavior। किसी शख्स को ऊपर रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, कभी उसे मार के उसके जो बुरे बिहेवियर है उनको खत्म करने के लिए, ये वाला जो निज़ाम हो, कैसा निज़ाम, डिसिप्लिन होगा। यानी डिसिप्लिन के जरिए हम रूल्स नॉर्म्स को अप्लाई करते हैं, और चाहे वो एक पनिशमेंट के तौर पे हो, ताकि जो अनवांटेड बिहेवियर है उनको हम बदलना चाहते हैं। टीचर्स विद नो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम, वो टीचर जिनकी क्लासरूम स्ट्रक्चर नहीं होगी, अच्छी क्लासरूम, हर चीज वेल मैनेज वेल डिसिप्लिन नहीं होगी। डैश स्किल्स
कंट्रीब्यूटेड टू नेगेटिव आउटकम, वहां पे हमें क्या कैसी स्किल मिलेगी, हमें वहां पे वीक स्किल मिलेगी और वो नेगेटिव आउटकम की तरफ हमें लेके जाएंगी। ठीक है, जहां पे अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां वीक इन्वायरमेंट होगा, नेगेटिव आउटकम होंगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द, करिकुलम का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जी? ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव है। क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व अराउंड टीचर्स एंड स्टूडेंट। क्लासरूम की जो मैनेजमेंट है, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स की उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। डैश एंड एक्शन दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लासरूम। देखिए, क्लासरूम में रिवॉल्व अराउंड टीचर से, और स्टूडेंट एटीट्यूड। एटीट्यूड, अब देखिए यहाँ पे ना बाद में बिहेवियर की बात आई है, और बिहेवियर जो है ना, ये छोटा बच्चा है, एटीट्यूड का एटीट्यूड ब्रॉडर है। तो उस्ताद और स्टूडेंट के एटीट्यूड और एक्शन से एक क्लासरूम का माहौल बन रहा होगा। क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट अ सेट ऑफ डैश यूज्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन क्रिएट होंगे। ठीक है, यानी जब हमने रूल्स बना दिए हैं तो वहां पे एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होगी, हम इसको ऐसे इस तरह क्लास को चलाएंगे, ऐसे करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लेसन प्लान। लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है जी? ऑब्जेक्टिव है, सभी ठीक बता रहे हैं। रूट लर्निंग इज अ डीमेरिट ऑफ। रूट लर्निंग किसका डीमेरिट है? तो यानी सब्जेक्ट सेंटर जो करिकुलम होता है, इसमें रट्टे होते हैं, इसमें रूट लर्निंग होती है। चला, भाई रो रहा है, जाओ ऊपर चले जाओ, भाई को चुप करो। जाओ, चुप करो। एक मिनट, पहला बेटा बाहर चले जाओ। अच्छा, एक मिनट में इसको चुप करा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट। कुछ भी नहीं है क्या? मत, मत, मत। देखते हैं कि पहला बैठा हुआ ये लोग। अच्छा जी, आपके जाओ, आपके जाओ। दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। कौन सा दरवाजा? बात करो, चलो। कौन सा दरवाजा? भाई बाहर तो निकाल। तकलीफ के लिए माजरत खा हूँ। अच्छा, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन व्यू द। जब साइकोलॉजी जो है ना, ये बच्चों की नीड, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी सभी को देख रहे होते हैं। यानी साइकोलॉजी का ताल्लुक यही होता है
कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको जरूरत किस चीज की है, उसकी एबिलिटी कितनी है। ये तीनों चीजें बेसिकली समझो साइकोलॉजी की, एक इंसान को अप्लाई कर, ये उसकी डेफिनेशन है। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ, सिलेबस किस चीज का पार्ट है? करिकुलम का, क्लासरूम का, एक्टिविटी का, या सोसाइटी का? तो करिकुलम जो है वो, करिकुलम सॉरी सिलेबस जो है वो करिकुलम का पार्ट। कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ स्टूडेंट आर जनरली ग्रुप्ड एज, तो ये देखते हो स्टूडेंट की जो टाइप्स होती हैं, जब ग्रुप बनाते हैं तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। उसमें हमारे पास बिलो एवरेज, अबव एवरेज, सारे हर तरह के स्टूडेंट मिक्स करके ग्रुप बनाए जाते हैं। द सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड आर, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको डिस्कवरी लर्निंग मेथड भी बोलते हैं, तो इसके अंदर हम कुछ कर रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं, पास्ट से, माजी से, अदर से, बल्कि हम लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके कर रहे होते हैं। In discovery teaching methods, students are generally forced to work as scientists. डिस्कवरी लर्निंग के अंदर स्टूडेंट को फोर्स किया जाता है कि वो एज ए साइंटिस्ट जो है वो काम करें। तो ये बात किसने की थी? ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये बात की थी। ठीक है, इसका सवाल पहले ये आया था और मैंने वहां पे शायद जॉन डेवी लगाया था। अब इसके अंदर ना मैंने इसको जो सर्च किया है, अभी दो तीन जगह पे आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम लिखा हुआ है और दो तीन जगह पे जॉन डेवी का आता है। एग्जैक्ट उसकी स्टेटमेंट जो है ना वो कहीं कोई बुक या उसका वो मुझे कोई नहीं पता। तो अब ये ना आप देखिएगा कि इसको आर्मस्ट्रॉन्ग ठीक होगा या जॉन डेवी ठीक होगा। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ सोर्स में आते। अब ये कोई कंफर्म नहीं किया जा सका कि एग्जैक्ट डिवाइचा मिले ना कि जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा हो आर्मस्ट्रॉन्ग का या जॉन डेवी का, और उससे हमें पता चले। तो इसको जरा सर्च कीजिएगा, ये जॉन डेवी भी कहीं आ रहा है, कहीं पे आर्मस्ट्रॉन्ग भी आ रहा है। द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड, जहाँ पे ऑडियो भी होती है और वीडियो भी होती है, वो कौन सा होता है? टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, या रेडियो? अब रेडियो तो जरा देखें, ऑडियो विजुअल, जहाँ विजुअल भी मैंने कहा है, क्या रेडियो विजुअल है? टेप रिकॉर्डर विजुअल है? वो नहीं है। सिर्फ टेलीविजन है जो ऑडियो वीडियो दोनों है। ऑडियो वीडियो दोनों किस में है? टेलीविजन में है। बाकी जो है वो ऑडियो की हैं। हमने कहा है ऑडियो वीडियो दोनों कहा है हमने। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम, करिकुलम का मेजर कंसर्न क्या होता है? चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, बिहेवियर को तब्दील करना, प्रिपरेशन फॉर सर्विस, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यानी ये बिहेवियर करिकुलम जो है उसका मतलब ये होता है ये पढ़ा के हमने किसी का बिहेवियर तब्दील करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन जस्ट लाइक, तो करिकुलम की इतनी अहमियत है सिस्टम एजुकेशन के अंदर जितनी किसी सिस्टम के अंदर किस चीज की होती है? कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, किसी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन की कदर होती है। करिकुलम इज सपोज टू, करिकुलम को सपोज करते बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, कि स्कूल ऑर्गेनाइज करेगा टू अचीव, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। दोनों बातें हो कि करिकुलम का पर्पज ये भी होता है कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करें और उसको ऑर्गेनाइज करना, वो भी स्कूल वाले उसको ऑर्गेनाइज करें, दोनों ही हो सकते हैं। खैर इसको ये वाला लगाऊं अब इन दोनों को। ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन व्हाट टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड, डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर टॉपिक किस तरह प्रेजेंट किया जाता है? सस्पेंडिंग, थोड़ी सी बात पढ़ाई फिर छोड़ दी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिए जाते हैं, डिबेटेबल स्टाइल, डिबेट की जाती है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर एक डिबेटेबल स्टाइल होता है कि उस्ताद वजाहत करता है और फिर यदि उसके ऊपर डिबेटेबल एक स्टाइल होता है कि बच्चे उसको देख रहे होते हैं और वो इसे हम डिबेटेबल स्टाइल के अंदर काउंट करते हैं। डिस्कशन मेथड को भी डिबेटेबल के ही अंदर काउंट करते हैं और इसको भी डिबेटेबल के अंदर काउंट करते हैं। सस्पेंडेड तो कुछ और हो जाएगा ना, इसका मैंने बताया भी था उस दिन सस्पेंडेड का आपको। तो मतलब ऐसे होता है कि थोड़ा कंसेप्ट पढ़ाया बाकी बच्चों पे छोड़ दिया, हाँ जी ये आप खुद करो, ये इस तरह करके हमने कहा। करिकुलम is interpreted to mean all organized courses, activities, experiences which student have under the direction of the school, whether in the हिल द टाबा की डेफिनेशन है करिकुलम की ना, स्कूल हो, स्कूल से बाहर हो, तो तमाम लर्निंग एक्टिविटीज में। सब मेटा वैल्यूएशन कब होती है? ये नन होगा। देखिए जो सबमिटिव होती है ना एट द एंड होती है, ये जो है बिगनिंग, मिडल,
इंटरवल, ये सारी चीजें सबमिटिव में नहीं आती, वो इंटरवल में हम कंटिन्यूस कर सकते थे। द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज, कंटेंट की जो आउटलाइन है वो सिलेबस बोलते हैं, प्रोग्राम, कोर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो आउटलाइन जो होती है ना किसी सब्जेक्ट की, कंटेंट की, तो उसे हम सिलेबस बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज, करिकुलम का जो कंपोनेंट है इनमें कौन सी है, टीचिंग स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, एवेल्युएशन, सभी आ जाएंगे। स्ट्रेटजी के अंदर हमारा मेथड आ जाता है, स्ट्रेटजी से मुराद यहाँ मेथड है। ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, एवेल्युएशन भी होते हैं, और एक और चीज होती है वो कंटेंट होना था बस। इफ टू और मोर मेथड आर मिक्स्ड, जहां दो या दो से ज्यादा मेथड आपस में मिक्स किए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्लेक्टिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, जहां पे दो या दो से ज्यादा मेथड को मिक्स करके पढ़ाया जाए। हेडमास्टर possesses क्वालिटी टू एक्सेल इन स्कूल मैटर। एक हेडमास्टर जो है, सर ये ना मुझे फाद साहब आपने मैसेज बाद में करना है सेपरेटली कि सर ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। अच्छा साहब आप भी रोजाना जो है ना वो जैसे करते हैं कि सर इसका आंसर ऐसा हो सकता है, इस तरह साथ ये भी कर दिया करेगा सर ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है तो उसको भी चेंज कर दे, वो मैं कर दिया करूँगा। अच्छा, हेडमास्टर possesses क्वालिटी टू एक्सेल इन स्कूल मैटर। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना एक्सेल, आगे बढ़ना, तो इस वजह से ना गुमान है लीडर की तरफ जाना। ठीक है, अदरवाइज एक हेडमास्टर जो है वो स्कूल के अंदर अगर क्वालिटी को मैनेज कर रहा है तो उसको हम स्कूल मैनेजर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आ गया ना एक्सेल, आगे बढ़ने, ये वर्ड कुछ ऐसा है जो लीडर के साथ ज्यादा जुड़ता है, सूटेबल कर है, तो इस वजह से करके इसका आंसर जो है वो स्कूल लीडर होगा। प्रॉग्मेटिस्ट इज आर अगेंस्ट, प्रॉग्मेटिस्ट किस चीज के अगेंस्ट हैं, द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बाद से कोई बंदा एग्जाम ना ले, स्पेशलिस्ट टीचर के, या ब्रेक डाउन ऑफ नॉलेज टू सेपरेट सब्जेक्ट, नॉलेज को ब्रेक डाउन करना, या एक्सटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यू के अगेंस्ट है। हमायूं फैज साहब, मोहम्मद बिलाल साहब, इस तरह का सवाल शायद पहले भी आ चुका है और आप लोग गलत बता रहे हैं। इसका आंसर डी ठीक है। देखें, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से क्या होता है, कोई भी आके इम्तिहान ले ले, अब इससे प्रॉग्मेटिज्म वालों को क्या एतराज होना, स्पेशलिस्ट टीचर से भी कोई इतराज हो तो कहते हैं स्पेशल, हर चीज का स्पेशल बंदा होना चाहिए, नॉलेज को ब्रेक डाउन करना वो भी है। तो स्पिरिचुअल आ गया ना, तो प्रॉग्मेटिज्म वाला तो स्पिरिचुअल के अगेंस्ट है ना, वो तो स्पिरिचुअल की बात नहीं करते, वो तो आइडियलिज्म वाले बात करते हैं। जंग जंग ने 1933 के अंदर वो थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की ना, क्लासिफाइड द अनकॉन्शियस इनटू टू टाइप, तो उसने उसके अंदर अनकॉन्शियस की बात की थी। अनकॉन्शियस की दो टाइप की बात की थी, एक प्राइमरी और प्राइमरी या रेशियल का अनकॉन्शियस यानी प्राइमरी, और दूसरी बात की थी पर्सनल अनकॉन्शियस। ठीक है, किसकी, प्राइमरी और पर्सनल कॉन्शियस, प्राइमरी अनकॉन्शियस और पर्सनल अनकॉन्शियस, कॉन्शियस की दो उसने बताई थी, प्राइमरी और पर्सनल कॉन्शियस। ये इन दोनों की मैंने ना यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। डैश इज द ऑर्गेनाइज पैटर्न, पैटर्न की बात आ गई, पैटर्न किस में आता है, जहां पैटर्न की बात आए उसे हम स्कीम की तरफ लेके आते हैं, स्कीमा या स्कीम या एक चीज का जुड़े होना, तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच द चाइल्ड डिवेलप व्हेन ही इज एंगेज इन एक्टिविटी, ये स्कीम है। व्हाट इज द, विच इज द मास्टर इमोशन, कौन सा मास्टर इमोशन है। अच्छा, मास्टर इमोशन कोई भी नहीं होता मेरा ख्याल है। अब ये जो था ना हमारे पास तीन बेसिक बिहेवियर है, बेसिक इमोशन है, जिसमें हमारे पास है वो हैप्पी, एंगर और फियर, खुश होना, गुस्सा आना और खौफ आना, ये तीन बेसिक बर्न इमोशन है, हर एक के अंदर होते हैं। और ये मास्टर इमोशन है मेरे नजदीक, जहाँ पे कोई एक दो वेबसाइट जो थी ना वो शेम की बात करती थी, एक दो वेबसाइट शेम की बात करती थी, लेकिन बहुत सी जगह पे नन भी था, फेयर भी था। ये सवाल भी थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, मतलब बेसिक इमोशन में ये आता है, फेयर आता है, और फेयर डोमिनेट भी करता है,
हर बच्चा पैदा होते साथ ही डर रहा होता है। जिंदगी में हर एक को हर कहीं कहीं ना कोई खौफ लायक है, कोई डर लायक है। चलो इसको फेयर कर लेते हैं। कुछ जगह पे फेयर भी था, कुछ जगह पे फेयर भी था, कहीं शेम ये भी था, शेम भी था, और नन ऑफ दीज भी आ रहा था। The thinking process involved in producing an idea or concept that is new, original and useful. न्यू भी है, ओरिजिनल भी है, यूजफुल भी है। अगर आता है ना क्रिएटिविटी की तरफ, वो होता है हमारे पास कोई आइडिया आया है, आइडिया क्रिएटिविटी होता है। अब वो जो इन्वेंशन होती है ना, वो यूजफुल होती है कि फला इन्वेंशन हो गई है। इस वजह से करके ना, जहाँ इन्वेंशन यानी यूजफुल भी है, उस वजह से यूजफुल का कीवर्ड हमें पिछली बातों को मिला के इन्वेंशन की तरफ लेके आ जाएगा। आइडिया तो हजारों आते हैं, यूजफुल होते हैं वो। एक्शन रिसर्च मीन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, applied research, research initiate to solve an immediate problem, a research with socio economic objective। एंड अप्लाइड एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च की फर्दर टाइप है, इसमें शक कोई नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी हो सकती है कि हम इसको गाए बगाए ना मतलब लेते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिसाइकलिंग है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। लेकिन जो इसका असल आंसर है वो ये है कि ये उन मसलों के लिए रिसर्च की जाती है जिनका हमें इमीडिएट प्रॉब्लम फाइंड करना होता है। अदरवाइज देखें, जो रिसर्च होती है ना, वो हम बड़ी डिटेल में, बड़े अरसों में और बड़ी मेहनत से कर रहे होते हैं। लेकिन जिस मसले का हमें फौरी फौरी मसले का हल चाहिए हो, इमीडिएट प्रॉब्लम हो, तो वो हम एक्शन रिसर्च, उसके ऊपर एक्शन रिसर्च अप्लाई कर रहे होते हैं। बाकी तरीके वहां पे अप्लाई नहीं करते। आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। कौन सा है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव चीजें ही हैं सारी? एज क्वांटिटेटिव है, टेम्परेचर, इनकम, हाइट, ये सारी क्वांटिटेटिव है। ग्रेड पॉइंट एवरेज, एंजाइटी, एंजाइटी लेवल जो है ना, ये मेरे ख्याल है वो क्वांटिटेटिव नहीं होगा। अच्छा, रिलीजियन या एथनिक ग्रुप, ये भी क्वांटिटेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले वाला जो है वो क्वांटिटेटिव होगा। चलें, आज के लिए इतने ही। हमने कुछ 56-57 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह इसके बाद फर्दर चलेंगे। बल्कि कल छुट्टी होगी, कल दो शादियां हैं रात के टाइम, और दोनों बड़ी ज़रूरी हैं। बहरहाल एक पे ही पहुंच सकूंगा, तो कल शादी भी होना है। परसों बीत दोपहर को वलीमा है। और अगर मैं बता दूंगा कि अगर मैं जो है ना वो क्या तरतीब रहती है, यानी परसों का क्लास होनी हुई तो मैं शाम तक बता दूंगा, और कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला।